आपस में लड़ा रहा है। ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, ये भरवे गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार जो आज भी भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, आपसी अमन भाईचारा को लुटाकर देश को गर्त में ढकेल रही है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद आपस में कह रहे होंगे, अरे यारो ये तो आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ा कर आपस में देश को बेच रहे हैं, देश को गुलाम बना रहे हैं। हमने भी किस सालों के लिए गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लिए कुर्बानी दी, छाती पीट कर रो रहे होंगे। किसानों को किस लिए रोका जा रहा है, यही बात तो मैं बता रहा हूँ। ये लोग नाथूराम गोडसे के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। ये इनका काम है इस आंदोलन को बदनाम करना। तो ये कान खोल के सुन लो, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी देश अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन इस काला कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। आन मीडिया के लोग जो आवारा कुत्ते की तरह सारे दिन भौंकते रहते हैं, उनको बिठाइए। दूसरी तरफ रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, विनोद दुआ, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को बिठाइए, किसान नेताओं को बिठाइए, देश की जनता को बिठाइए। आपके कृषि एक्सपर्ट के लोग हों और उसका लाइव पूरे विश्व में कराइए, आप अगर सच्चे हैं तो। गोरे अंग्रेजों ने कहा था कि देश में भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, कैसे एकजुट रह सकते हैं, फिर गुलाम हो जाएगा। तो बाबा साहब ने समता मूलक राष्ट्र की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की कि सभी लोग हिलमिल के रहेंगे। कौन लोग हैं जो अपने ही देश में नफरत का जहर घोल रहे, कौन आपस में लड़ा रहा है? ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, ये भरवे गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार जो आज भी भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, आपसी अमन भाईचारा को लुटाकर देश को गर्त में ढकेल रही है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद आपस में कह रहे होंगे, अरे यारो ये तो आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ा कर आपस में देश को बेच रहे हैं, देश को गुलाम बना रहे हैं। हमने भी किस सालों के लिए गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लिए कुर्बानी दी, छाती पीट कर रो रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि अब इस आंदोलन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग, ये लोग आ गए हैं, इस पर क्या कहना है? जसोदाबेन जी को किसने हाईजैक किया था, जो भरी जवानी में छोड़ दिया था? पत्रकार महोदय, पूछा आपने? अरे ये वही बेशरम लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, जो जैसा होता है वैसा ही कहता है। हम आज भी देशभक्त हैं। क्या देश में, अपने ही देश में अधिकार मांगना क्या गुनाह है? किसने कहा आपको? क्या आप इनकी कुर्बानी पर शक कर सकते हैं? आज हिंदू धर्म किसके बदौलत है? क्या भाजपा का नेता बताएगा? ये लोग कल फिर वही बात, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में उनकी रिहाई से क्या मतलब, जिन लोगों जो लोग, अरे भैया गुंजा कपूर बिरयानी खाने गई थी ना शाहीन बाग में, ये किस लिए, किसानों को किस लिए रोका जा रहा है? यही बात तो मैं बता रहा हूँ। ये लोग नाथूराम गोडसे के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। ये इनका काम है इस आंदोलन को बदनाम करना। आखिर सरकार को डर किस बात का है कि 26 दिसंबर से आज 17 दिन होने को है, सरकार दिल्ली क्यों नहीं बुला रही है? वहाँ संसद मार्ग में बुलाती, जनसंवाद करती, क्यों? सरकार की मंशा, भाजपा के लोगों की, आरएसएस की मंशा यही है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और इनको बलपूर्वक हटाया जाए। तो ये कान खोल के सुन लो, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी देश अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन इस काला कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कानून के विरोध में 103 साल पहले बैरिस्टरी छोड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से यह आंदोलन शुरू किया था, गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा गया था। तो आज क्या है? क्या आज ये कानून वापस लेने में शर्म आ रही है?
और अपने को ये कह रहे गधा तो गधा ही रहेगा, गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की शक्ति लगा दी गई, गधा तो गधा ही रहेगा। मेरा एक सवाल है, इस वाले पूरे मूवमेंट पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, क्या लग रहा है? ये सब दिखावा है। सरकार एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इसमें अवसर ढूंढ रही है। जैसे कोरोना में अवसर ढूंढे गए, लोगों को घर तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन सरकार उसके नाम पर फर्जीवाड़ा की, पीएम केयर में फंड में पैसा आया, रख लिया। तो यही काम सरकार चाह रही है। जैसे सीए एनआरसी आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, ये किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, अब ये देश के दलाल मीडिया के भर में पत्रकार हैं जो आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। पुलवामा की घटना में के बाद जिक्र नहीं होता है, किसान के मुद्दों पर जिक्र नहीं होता है, पालघर के मुद्दे पर इटली तक पहुंच जाने वाले पत्रकार आज किसान आंदोलन में नहीं आ रहे। क्यों? सवाल उठता है ना, आखिर क्यों चोरी छुपे कानून को लागू किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, अभी बीजेपी के जो लोग हैं जगह जगह पे वो लगाएंगे और लोगों को समझाएंगे, क्या कहना है? तो जो चौपाल लगा रहे तो गोरे अंग्रेजों के जो दलाल थे, जो अंग्रेजों के सहायक थे, उनको यहाँ कोठी दिया गया ना, उनको राजा बनाया गया ना। आप देखते थे जो छोटे छोटे जमींदार बनाया गया ना। तो ये अंधभक्तों वही काम है, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों, खून तो खून ही नहीं रहेगा। देखिए, परवरिश का नतीजा होता है। गाय को कितना भी रूखा सूखा भूसा खिलाइएगा, पुआल खिलाइएगा, वो दूध जैसा अमृत चीज देता है। और सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा तो सांप जो है विषी देगा, डसी लेगा। तो ये कल भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, देश के लिए खतरनाक थे। सरदार पटेल ने बैन लगाई थी आरएसएस पर, तो वो बेवकूफ़ नहीं न थे, वो ज्ञानी लोग थे। हम लोग माने बेवकूफ़ हैं जो हम लोगों ने भाजपा आरएसएस को समझ नहीं पाए और देश गुलामी की ओर ढकेल दिया। कांग्रेस पर इस पर आरोप लग रहा है कि लगातार कांग्रेस जो है बरकरार सारे को साड़ी दे चट्टे बट्टे ने है, सारे को साड़ी दे सारे जो समझिए, आप शादीशुदा हैं, आपको अगर लड़का नहीं हो रहा है तो अपनी पत्नी को क्या दूसरे के यहाँ भेज दीजिएगा कि इलाज कराइएगा? तो सरकार के हाथ में, आपके हाथ में सीबीआई है, ईडी है, तमाम संवैधानिक संस्था है। एक बात बताइए, ये लोग क्या है? आतंकवादियों से इनके रिलेशन है या ये ज्योतिषाचार्य हैं? जब बिहार में चुनाव होता है तो वहाँ आतंकी घुसने लगता है, जब बंगाल में चुनाव होने वाला होता है तो अलकायदा घुसने लगता है, तो कभी यहाँ घुसने लगता है तो वहाँ घुसने। तो आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों के हाथ में जो, तो आप लोग मुजरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? होम मिनिस्ट्री आपके पास है, होम सेक्रेटरी है, सीबीआई है, आईबी है, ईडी है, तमाम है। खाली राजनीतिक प्रतिशोध की बात। देखिए, इनको देश के विकास में काम करना चाहिए। जितनी शक्तियाँ देश के किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ये बल प्रयोग करते हैं, शायद अगर प्रधानमंत्री देश में अस्पताल बनाने में खर्च करते, शायद प्रधानमंत्री जी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने में खर्च करते, तो हमारा भारत जो विश्वगुरु था हमेशा रहता। भारत की स्थिति क्या पहुंचा दी नरेंद्र मोदी जी ने? जब से नरेंद्र मोदी जी देश में काबिज हुआ, जैसे घर में पैदा लिया, घर तबाह हो गया। वो अपने घर में गहना चोरी किया तो पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चाय की दुकान पर बटुआ चोरी किया, चाय का दुकानें बंद हो गया। जिस स्टेशन पर चाय बेचा, पूरा हिंदुस्तान का रेलवे स्टेशन चला गया, निजीकरण हो रहा है। तो समझिए, इतना बड़ा पनौती, जिसने जसोदाबेन जी से शादी की, भरी जवानी घुट घुट के मर रहा था, वो बेचारी परेशान हो गई। गुजरात में मुख्यमंत्री बना, गुजरात की स्थिति खराब हो गई। देश का प्रधानमंत्री बना, देश का भट्ठा बिठा दिया। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये किसान जो है कैमरों की नजरों में आना चाहते हैं, इसलिए जंतर मंतर पर आना चाहते हैं। सुधीर चौधरी पहले यह तो बताए कि सुभाष चंद्रा कौन है जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया? भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा को भाजपा राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया? ये तिहारी तय करेगा। किसको पता रहे भैया? आप अर्नब गोस्वामी जैसे 2 करोड़ लुच्चे लफंगे पत्रकार को देखिए, मामूली सा एंकरिंग करता था, इतना बड़ा चैनल का मालिक कैसे हो गया? पैसे का आपके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे। कौन है पीपीएल का मालिक? राजीव शेखर, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। अच्छा, रागिनी तिवारी बोल रही है कि अगर 16 तारीख तक अगर नहीं हटा तो देश की जनता हाथी के चाल में चल रही है, कुत्तों के भौंकने का परवाह नहीं करती है। कौन है रागिनी तिवारी? कपिल मिश्रा है। इस सबको देखिए, खाम है। सीए एनआरसी आंदोलन में यही लोग थे जो पहले आए थे, सुनिए, सपोर्ट में आए थे उनके, और फिर कोई नहीं आया था। सरकार ने जानबूझकर दिल्ली को जलाया। एक बात बताइए,
उस प्रधानमंत्री के लिए, उस गृह मंत्री के लिए, उस तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए डूब मरने का सवाल है। जब दिल्ली को जलाया गया, कौन लोग थे? पुलिस के संरक्षण में कपिल मिश्रा का रहा था, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो जज संज्ञान लिया, उस जज की रातों रात ट्रांसफर कर दी गई। यही तो बात है। कौन लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाह रहे हैं? जहां देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और गृह मंत्रालय, होम सेक्रेटरी, तमाम लोग दोषी हैं जो कानून के रखवाले हैं। जिसने कानून की किताबों पर, संविधान पर हाथ रख के कसम खाया, वो क्या मुजरग आ रहे थे? क्यों नहीं संज्ञान में लिया? आज फिर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत किसान आंदोलनों को रोका जा रहा ताकि यहाँ भी उसी तरीके की घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। फिर हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि अविलंब आप इनको दिल्ली के संसद मार्ग पर बुलाइए, जंतर मंतर पर बुलाइए, जहां आपके भांड मीडिया के लोग जो आवारा कुत्ते की तरह सारे दिन भौंकते रहते हैं, उनको बिठाइए। दूसरी तरफ रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, विनोद दुआ, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को बिठाइए, किसान नेताओं को बिठाइए, देश की जनता को बिठाइए, आपके कृषि एक्सपोर्ट के लोग हों और उसका लाइव पूरे विश्व में कराइए। आप अगर सच्चे हैं तो इसका मतलब आप नहीं करा रहे, कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आपकी सच्चाई खुल जाएगी, आप डर रहे, लोगों को रोक रहे। साध्वी प्रज्ञा जो बोल रही है देशद्रोही लोग हैं, क्या कहना है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का स्टेटमेंट आया कि नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग कौन हो सकता है? गुंडा मवाली, ये गुंडी है। तो इस गुंडी का क्या बात करते हैं आप? जो शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो एक बात बताइए, कोरोना के समय में आंख अंधा हो गया था, अब आंख ठीक गया है? अब इस गुंडी का आंख पहले फूट गया था, अंधी थी, कह रही थी कैंसर हो गया, अब कैंसर ठीक हो गया। ये सब देश समझ रहा है। पूरी भाजपा जो है मदारियों की टोली है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज हो, बाकी सदस्यों का क्या कहना? मोदी जी तो कल समझा रहे थे कि बिल बहुत अच्छा, समझ क्यों नहीं रहे? अरे अच्छा तो जसोदाबेन जी को छोड़ के भी किया था। तो आप अच्छा अपना अच्छाई अपने पछवाड़े में रखिए। हमको नहीं चाहिए ना कानून, हमको अपना कानून वापस ले लीजिए। हम जो जैसे पुराने हालात में थे वैसे ही ठीक हैं। कौन होता है मोदी देने वाला? अजीब बात कहते हैं। तो मोदी जी पीएम है, उनका बात का भरोसा नहीं किया जा सकता क्या? भरोसा है। 5 गांव आदर्श बनाया। 15 लाख आप एक बात बताइए, सुनिए पहले सुनिए। उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना, अगर 50 दिन में काला धन नहीं आए तो पछुआरे पे लात मारना। देश की जनता आइए मोदी जी, आपके पछुआरे पर लात मारने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था नीच है, नीच नहीं है, महानीच है। इतना महानीच प्रधानमंत्री जो अपने ही देश को गर्त में ढकेल दिया, आपने देखा था। पूरी कांग्रेस पछता रही है नीच बोल के। कौन? पूरी कांग्रेस पछता रही है। देखिए, आप लोग कांग्रेस के कथावाचक हैं, भाजपा की दलाली में ये भूल जाते हैं किसानों का वो पीड़ा नहीं सहना आप लोगों से हो रहा। आप लोगों की संवेदनाएं मर गई, आप लोगों का जमीर मर गया। अरे आप भी बेऔलाद रंडवा तो नहीं हैं, ये रंडवों की टोली को नहीं समझ में आ रहा। तो संसद में बनेगा ना। इधर आ जाओ सर, आप इधर आ जाओ। क्या कहना संसद में देखिए बात वही होती है, ये नहीं इधर आके सवाल शेर की खाल हो रही है, ये भेड़िया पूरे देश को तबाह कर रहा है। ये भस्मासुर प्रधानमंत्री जो देश की जनता अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए दिया था। क्या प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपया दिए? क्या प्रधानमंत्री 20 लाख हजार करोड़ रुपए का जो कोरोना में पैकेज दे रहे थे, गर्म पानी से लेना, ठंडा पानी से कि दूध के साथ? बताएं। जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, वो 100 स्मार्ट सिटी अगर बना होता तो 600 स्मार्ट सिटी बना होता। तो जो हमारे सफ़ेद धन थे वो भी उन्होंने छीन लिया। काला धन कहते कहते, गंगा कहते तो गंगा है कहते कहते जमुना जी में कुदा दिया, गंदा नाला में कुदा दिया, जमुनों में नहीं कुदाया। कहाँ है काला धन? देश पूछता है। एक बात बताइए, अंबानी ये पैसा जो देश भर में 1000 कार्यालय बने हैं, 5 स्टार होटल, ये सफेद धन है कि काला धन है? ये अंबानी अडानी के दलाली या भरवागिरी का है कि मेहनत करके कुदाली या फावड़ा चला के आए थे, कि चाय बेच के आए थे, कि वो ठेला चला के आए थे? देश जानना चाहता है। एक एक ऑफिस 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे
देश बेचने के दलाली का पैसा है जो देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा गया। जब सब कुछ गलत ही देश में हो रहा था तो आज जब सब कुछ सही हो रहा है तो पैसा गया कहाँ? नोटबंदी से फायदे हुए, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रखा, आरबीआई का रिजर्व मनी पैसा चला गया, देश की तमाम संपदाओं को बेचा। प्रधानमंत्री उस बेबरे बेटे की तरह हैं जो बाप दादाओं की बनाई हुई शोहरत, इज्जत, दौलत सब को मिट्टी में मिला दिया। आज हम बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से पीछे हो गए, हम श्रीलंका जैसे देशों से पीछे हो गए। में कैद करने की सोच रहे हैं इनको।